तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको एक नई कहानी नए तरीके से सुनाने की कोशिश करेंगे। और ये कहानी है मुंबई के तकरीबन सबसे ज़्यादा मशहूर और सुर्खियों में रहे उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की, जिसको आखिरकार तकरीबन 25 साल की नौकरी करने के बाद टेररिस्ट की गोलियों का शिकार होना पड़ा। हम बात कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर विजय सलास्कर की। 1983 में इनकी भर्ती होती है और इनके साथ भर्ती होते हैं बहुत सारे और ऑफिसर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने, और उनको बैच ऑफ 1983 के नाम से जाना जाता है। विजय सलास्कर उनमें से एक थे। 83 में भर्ती होने के बाद इनकी ट्रेनिंग पीरियड चलता है साकीनाका में, जो उस समय के इनके सीनियर थे विलास दुबे उनके साथ, और 1 साल के बाद इनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, पोस्टिंग हो जाती है मलाड पुलिस स्टेशन में, जिसके नीचे उस समय मालवनी इलाका भी पड़ता था, जो बाद में शायद इंडिपेंडेंट पुलिस स्टेशन भी बन गया, लेकिन जाना इलाका आज भी मलाड मालवनी के नाम से जाना जाता। मालवनी उस समय मशहूर था इसलिए कि मलाड स्टेशन से उतर के अगर आपको मुंबई के बहुत ही खूबसूरत बीच, समुंदर का किनारा अक्सा जाना है तो आपको उसी रास्ते से जाना पड़ता है जिस रास्ते पे आजकल मालवनी एक बहुत बड़ा शहर बन गया है। तकरीबन 24-25 लाख की आबादी है उस हल्के की, मालवनी की। जो आज के दिन में मालवनी पुलिस स्टेशन है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी गिनती को सुपरवाइज करना पड़ता है, बहुत ही बिजी पुलिस स्टेशन गिना जाता है। तो हम लोग भी जब अक्सा भी जाते थे तो राइट साइड में बहुत बड़ा महाड़ा, जो महाराष्ट्र की हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी थी गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए। और लेफ्ट साइड में ये मालवनी गांव हुआ करता था, मछुआरों का गांव था, गरीब लोग रहते थे, लोअर मिडिल क्लास और थोड़े से मिडिल क्लास और बहुत गिने चुने अपर मिडिल क्लास के लोग। छोटी सी सड़क लेफ्ट साइड में जाती थी मालवनी, लेकिन देखते देखते वो एरिया इतना डेवलप कर गया कि जो काम मुंबई के दूसरे शहर में बड़ी धूमधाम से होते थे वो मालवनी में भी होने लगे। और उस इलाके में जैसे जब नया एरिया डेवलप होता है तो नए किस्म के दादा लोग अपनी दादागिरी चमकाने के लिए अपना असर रसूख का इस्तेमाल करने लगते हैं। बहुत सारे डांस बार में काम करने वाली लड़कियां, डांसर्स और उनके असिस्टेंट सहयोगी, जो एक ज़माने में एंटॉप हिल के गवर्नमेंट कॉलोनी में रहा करते थे, जहां घर बहुत सस्ते और आसानी से मिल जाते थे किराए पे, वहाँ जब पुलिस का एक्शन बहुत जोर पकड़ गया तो हज़ारों की गिनती में बार डांसर शिफ्ट करके पहुंच गई मालवनी पे, जहाँ पे बहुत सारी नई इमारतें बनी थी और मकान एंटॉप हिल से भी सस्ते मिल जाते थे। और जहाँ पर बार डांसर्स और इस किस्म के रात के अंधेरे में जो काम मुंबई में होते हैं उससे जुड़े लोग रहते हैं, तो वहाँ क्राइम का पनपना और दादा लोगों का पनपना बहुत ही ज़रूरी होता है। इट्स अ नेसेसरी ईवल, ये ऐसी बुराई है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो उस इलाके में एक दादा पैदा हो जाता है 75 के आसपास, जिसका नाम था राजा शहाबुद्दीन। और भी बहुत से लोग थे, लेकिन ये आदमी कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग वाला था और छोटा मोटा गैंग अपना और अकेला ऑपरेट करता था, किसी बड़े गैंग के साथ कोई
दाऊद, कोई छोटा राजन, क्वारन गबली, अमरनाथ, कैसे लोगों के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं था। वो ज़माना था जब ये गली के दादा और एरिया के दादा भी बहुत अहमियत रखा करते थे। उनमें से एक था ये राजा शहाबुद्दीन। आप अंदाज़ा लगा लीजिए उस आदमी की दादागिरी का कि 79 में विजय सलास्कर के वहाँ पहुँचने के तकरीबन 4 साल पहले मुंबई पुलिस के बहुत ही आला ऑफिसर, जिनके नाम पे शायद 59 एनकाउंटर्स दर्ज हैं, और उनका नाम है सुनील देशमुख, जो 2018 में एसीपी रिटायर हुए। उनकी पोस्टिंग भी 79 में उसी इलाके में हुई थी। मालवानी उनके नीचे आता था। उनके साथ एक खबर मिली कि एक थिएटर में कहीं एक आदमी, बहुत नामचीन गुंड, क्रिमिनल जिसको महाराष्ट्र में गुंड कहते हैं, गुंडा जिसको हम हिंदी में कह देते हैं, वो जो वांटेड है कई केसेस में, लोगों को तंग करता है और दहशत का माहौल अपने इलाके में बना के रखा है, उसकी यहाँ पे हाजिरी है। अब सुनील देशमुख बहुत डेयरिंग ऑफिसर थे। ये अपना मोटरसाइकिल लेके उस थिएटर के बाहर खड़े हो जाते हैं, अपना एक हवलदार पीछे बैठा के, और जैसे ही ये आदमी अंदर से निकलता है थिएटर से पिक्चर देख के, तो इसको चैलेंज किया जाता है कि मैं इंस्पेक्टर सुनील देशमुख हूँ, अपने आप को हवाले कर दूँ। और वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे, आँख झमकते अपना देसी कट्टा निकालता है और एक गोली सुनील देशमुख के पाँव में मार देता है, जो उनके एक दाएं पाँव में लगती, और वहाँ से भाग जाता है। थिएटर छूटा था, बहुत लोग थे, भीड़ भाड़ थी, और उसमें कहीं वो गुल हो जाता। गोली सुनील देशमुख के पाँव में लगी, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, माइनर ऑपरेशन भी हुआ। अंदाज़ा लगा लीजिए कि 79 में जो राजा शहाबुद्दीन एक पुलिस इंस्पेक्टर पे गोली चला सकता है, वो कितना ख़तरनाक किस्म का आदमी होगा। लेकिन मुंबई पुलिस अपने किसी ऑफिसर के ऊपर इस किस्म की हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं करती। कोशिश शुरू हुई राजा शहाबुद्दीन को ढूंढने की, और वो बहुत ही शातिर आदमी था। और उसके बाद उस आदमी को पकड़ने के लिए क्या क्या कवायदें शुरू हुई, कैसे विजय सलास्कर पिक्चर में आते हैं 4 साल बाद 83 में, कैसे ये पूरा कांड होता है, वो एक बार पहले आप हमारे सहयोगी, जिन्होंने मुंबई से हमें ये बहुत ही मेहनत करके डिटेल से एक छोटी सी 3-4 मिनट की रिपोर्ट भेजी है, वो आप एक बार सुन लीजिए, आपको बहुत काम आएगी। उसके बाद हम इसी विषय पे आगे चर्चा करेंगे। विजय सलास्कर की बात होगी और बहुत से ऐसे मुद्दों मसलों पे बात होगी जिन्होंने बाद में विजय सलास्कर का जो करियर था, जो पुलिस फोर्स में उनकी एंट्री हुई थी, जिसको हम एंट्री बाय फायर कहते हैं, ये बात दोनों पे, सुनील देशमुख पे भी लागू होती है एंट्री बाय फायर, और विजय सलास्कर पे भी लागू होती है, जिसकी नौकरी में आने के 1 साल के बाद ही वो पहला एनकाउंटर कर देता। सुनिए हमारे सहयोगी की मुंबई से भेजी हुई छोटी सी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। राजा शहाबुद्दीन मालाड मालवनी इलाके का एक डेंजरस क्रिमिनल था। इसका गैंग बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये जो क्रिमिनल था बहुत डेंजरस था, और इसकी जो दादागिरी चलती थी वो मालाड मालवनी के इलाके में ही चलती थी। मालाड वेस्ट में जो झोपड़पट्टी का इलाका था, वहाँ पर ये राजा शहाबुद्दीन रहा करता था। इसके ऊपर हफ्ता वसूली, मर्डर्स और रेप के भी कई इल्ज़ाम लगे हुए थे। कई वारदातों में शामिल था, तो इसका खौफ बहुत था इलाके में, तो इसकी कंप्लेंट कोई नहीं करता था। और इसकी दहशत इतनी थी कि पुलिस को भी इसके ऊपर हाथ डालने से पहले सोचना पड़ता था। फिर इसके बाद 1979 में एक मर्डर केस में ये राजा शहाबुद्दीन पुलिस को वांटेड था।
उस वक्त मालाड पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सुनील देशमुख पोस्टेड थे। इंस्पेक्टर सुनील देशमुख ने लोखंडवाला ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया था, एटीएस में भी थे। तो इंस्पेक्टर सुनील देशमुख को जानकारी मिलती है कि ये जो राजा शहाबुद्दीन है ये मालाड के किसी एक होटल में बैठा हुआ है। जब सुनील देशमुख साहब उसको पकड़ने के लिए वहाँ पहुँचे तो उसने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी और सुनील देशमुख साहब के पैर में उसने गोली मार दी और वहाँ से वो भाग गया। इसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इसको ढूंढना तेज़ी से शुरू कर दिया, लेकिन यह इतना शातिर अपराधी था कि अगले 4 साल तक पुलिस के हाथ नहीं आया। अब ईयर 1984 में विजय सालस्कर साहब की पहली पोस्टिंग मालाड पुलिस स्टेशन में हो जाती है। तो वहाँ पे एक हिट एंड रन का केस आता है। तो सालस्कर साहब उस केस में जो गाड़ी थी उसका आरटीओ नंबर निकालकर उस गाड़ी के ओनर को पकड़ लेते हैं और उस केस को सॉल्व कर लेते हैं। वो उनके करियर का पहला केस था। इसके बाद सालस्कर साहब के जो सीनियर थे वो सालस्कर साहब को चैलेंज देते हैं कि ये हिट एंड रन का केस तो तुमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर तुम वाकई कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हो तो राजा शहाबुद्दीन को पकड़ के दिखाओ। विजय सालस्कर साहब जो थे वो बचपन से मालाड इलाके में ही रहते थे। उनको उस इलाके की अच्छे से पहचान थी। दूसरी बात ये कि पुलिस में आने से पहले विजय सालस्कर साहब गोरेगांव में शिवसेना के उपशाखा प्रमुख रह चुके थे। तो उस इलाके में काफ़ी लोग उनको जानते थे और उनको इलाके की अच्छी जानकारी भी थी। अब विजय सालस्कर साहब ने राजा शहाबुद्दीन को पकड़ने का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अपने सोर्सेस इलाके में एक्टिव कर दिए। लेकिन किसी तरीके से ये जो जानकारी थी वो राजा शहाबुद्दीन तक भी पहुंच गई कि मालाड पुलिस स्टेशन में कोई नया साहब आया है जिसका नाम विजय सालस्कर है और वो राजा शहाबुद्दीन को ढूंढ रहा है। इसके बाद राजा शहाबुद्दीन जो था वो अपना लो प्रोफाइल रखने लगा, उसके एक्टिविटीज़ में भी कमी आ गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने गलती कर दी कि वो मालाड मालवनी जंक्शन का जो रोड है वहाँ पर किसी को मिलने के लिए वो आने वाला था और ये जानकारी विजय सालस्कर साहब तक पहुँच गई। सालस्कर साहब को ये जानकारी मिली थी कि राजा शहाबुद्दीन मालाड मालवनी जंक्शन रोड पर मोटरसाइकिल से आने वाला है। तो सालस्कर साहब ने अपने आदमियों को साथ में लेकर उस जगह पर ट्रैप लगा दिया। सालस्कर साहब के पास अपना खुद का एक मोटरसाइकिल भी उस वक्त था। कुछ समय के बाद अपने मोटरसाइकिल से राजा शहाबुद्दीन उस रोड से आता हुआ सालस्कर साहब ने देख लिया। वो कंफर्म हो गए थे कि यही राजा शहाबुद्दीन है। लेकिन उसी समय राजा शहाबुद्दीन ने भी सालस्कर साहब को थोड़ी दूर से देख लिया। अब वो शातिर क्रिमिनल था तो पहचान गया कि ये पुलिस का ट्रैप है। तो उसने अपनी बाइक वहीं से घुमा ली और ट्रैफिक के अपोजिट डायरेक्शन में वो अपनी बाइक लेके भागने लगा। अब विजय सालस्कर साहब ने भी अपनी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। राजा शहाबुद्दीन और विजय सालस्कर साहब ये दोनों भी ट्रैफिक के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी गाड़ियां भगा रहे थे। राजा शहाबुद्दीन ने ये सोच लिया था कि जिस रोड से वो गाड़ी भगा रहा था उस रोड पे कुछ मिनट के बाद वो एक टर्न ले लेगा जिससे वो रोड की दूसरी तरफ जाकर वहाँ से भाग के निकल पाएगा। लेकिन राजा शहाबुद्दीन वहाँ से अपनी गाड़ी को टर्न नहीं ले पाया क्योंकि जहाँ से वो रास्ता बदलने की कोशिश करने वाला था वहाँ पे पहले से किसी और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए थे। तो वो रास्ता एक तरह से ब्लॉक हो गया था। इसके बाद राजा शहाबुद्दीन ने अपना मोटरसाइकिल रोड पे वहीं पे छोड़ दिया और वो रोड पे भागने लगा। तो विजय सालस्कर साहब ने भी दौड़ते हुए उसका पीछा किया। वहीं पे एक पुलिस चौकी थी जिसके कुछ कांस्टेबल्स ने ये देख लिया तो वो कांस्टेबल भी उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागने लगे। जब राजा शहाबुद्दीन को यह एहसास हुआ कि अब वो ज़्यादा भाग नहीं सकता और पुलिस उसे पकड़ ही लेगी तो उसने पीछे पलटकर पुलिस वालों पर गोलियां चला दी, जिसके जवाब में विजय सालस्कर साहब ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से उसके ऊपर गोलियां चलाई और उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। राजा शहाबुद्दीन का ये एनकाउंटर विजय सालस्कर साहब के पुलिस करियर का पहला एनकाउंटर था जो दिन दहाड़े और पब्लिक के बीच में हुआ था। इसके कुछ समय के बाद विजय सालस्कर साहब को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र किया गया। सो दोस्तों, सुना आपने कैसे एक इलाके का छोटा सा बदमाश इतनी हिम्मत रखता है कि वो एक इंस्पेक्टर के ऊपर तो गोली चला दे और दूसरे से जान बचाने के लिए भागता फिर रहा है। कैसे उस इलाके की सड़कों पे मोटरसाइकिल पे तेज होती है और वो ज़माना देखिए, आप कंपेयर करके देखिए आजकल। जब उसके बाद के जो साल आए उसमें जब किसी भी शातिर अपराधी का
एनकाउंटर होता है तो उसमें 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 ऑफिसर जाते हैं, पूरी एक टीम जाती है। और टीम जाती नहीं है और भी बहुत कुछ करती है। जैसे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादा केसेस में आरोपी को पकड़ के कहीं और से लाते हैं, जलाया जाता था, और उसके पास जो उसने पैसा, धन, गहना, सोना, चांदी जो भी इकट्ठा करके रखा होता था, उसकी रिकवरी कर ली जाती थी, उसको खाली कर दिया जाता था। उसको कहा जाता था कि जो तेरे पास है वो दे दे, और जो तुम्हारे कबूलनामे हैं वो अपने हाथ से कागज़ पे लिख के दे दो, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, जो भी भाषा आती है। अपने गुनाह कबूल कर लो, और जो आपके पास है, आपने क्राइम से कमाया है, प्रोसीड ऑफ क्राइम है, आपका कोई मेहनत का पैसा नहीं है, हराम की कमाई है, वो जमा करवा दो। कई लोगों से हज़ारों लाखों निकल आते थे, और कुछ बड़े लोगों से करोड़ों भी निकल आते थे। और वो जो बड़ी टीम जाती है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ, उनके गिने चुने खास आदमी जो, और उनके गवाह भी साथ में जाते हैं, जिन्होंने 50 दिन को कहते हैं, वो जो बयान करते हैं कि ऐसे हम गए, हमने ऐसा देखा, ये हुआ, वो हुआ। और ऐसे एनकाउंटर ज़्यादा से ज़्यादा किसी ना किसी डेड एंड पे होते हैं, जो रोड आगे कहीं जाती नहीं, क्योंकि पुलिस को पता होता है कि डेड एंड रोड पे ना तो कोई आता है पीछे से, ना सामने से आता है। पीछे वाले को मालूम है कि रास्ता बाहर नहीं जाता है, और बाहर से किसी के आने का मतलब नहीं है। तो ऐसी जगह जो होती है वो एनकाउंटर के लिए बहुत सही मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलता। लेकिन पुराना ज़माना कुछ और था, इतने नकली एनकाउंटर नहीं होते थे। मैं कम से कम जो विजय सलास्कर का पहला एनकाउंटर है की कहानी हमारे सहयोगी मित्र ने आपको सुनाई, उससे सहमत हूँ। इसमें कोई उनकी बुरा इरादा नहीं लगता है कि वो उसको मारने ही चला था, या सोच के गया था कि आज इसको मारना है। वो तो नया आया था, और नए ऑफिसर को जब पुराने बदमाशों की सूची दी जाती है तो उनको बुलाया जाता है, उनकी विधियों के बारे में जानकारी ली जाती है, और उन पर निगाह रखी जाती है। ये एक रूटीन प्रोसीजर है। उसके तहत विजय सलास्कर ने इस आदमी को बुलाया, ढूंढा, और उसको ढूंढना इसलिए ज़रूरी था कि उसने पहले एक पुलिस ऑफिसर पे गोली चलाई थी। कहीं ना कहीं नए ऑफिसर को लगता है कि कल कहीं मेरे सामने आ जाए और मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूं तो वो गोली मेरे ऊपर भी चला सकता है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो मेंटली नया ऑफिसर प्रिपेयर्ड होता है उस आदमी से डील करने के लिए हर हालत में। और यहाँ भी विजय सलास्कर अकेला था, और वो आरोपी जो बाद में मारा गया वो भी अकेला था। लेकिन 4 साल लगे ढूंढने में उस आदमी को, और लेकिन जब ढूंढा गया तो वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। अब विजय सलास्कर ने वो पहला एनकाउंटर जिंदगी का किया, जिसको फिर हम कहते हैं ट्रायल बाय फायर। अब विजय सलास्कर की नई जिंदगी, न्यू लाइफ इन अ डिफरेंट मोड, डिफरेंट रोल स्टार्ट होती है। बहुत जल्दी उसको क्राइम ब्रांच में इंडक्ट कर लिया जाता है, और वहाँ पे जो उस समय के बिग बॉसेस पुलिस के जो थे, उनकी निगरानी में जो अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी, टीम्स ऑफ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाई गई, जिनमें प्रदीप शर्मा, जिनमें प्रफुल्ल भोसले, जिसमें
बहुत सारे और इनके साथ के साथी। दया नायक तो बहुत बाद में आया। आनंद बेलारे, दिलीप सूर्यवंशी, अशोक देसाई, बहुत सारे लोग थे। विष्णु कुंभार, प्रकाश जॉर्ज, अंबादास पोटे, इंस्पेक्टर आघाब, तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर थे जो इस मुहिम के साथी बने। लेकिन इनमें से ज़्यादा लोग जो थे वो 1983 बैच के थे, जिस बैच का विजय सलास्कर था। और देखिए फिर कितने बड़े बड़े एनकाउंटर विजय सलास्कर ने किए। अमर नायक का एनकाउंटर, सदा पावले का एनकाउंटर, और बहुत सारे अरुण गवली के लोग, अमर नायक के लोग, दाऊद के लोग, छोटा राजन के लोग। कोई ऐसा गैंग होगा जिसके गैंग के किसी न किसी सदस्य को विजय सलास्कर ने नहीं मारा। लेकिन कहते हैं ना, पुरानी अंग्रेजी कहावत है, दोज हू लिव बाई द गन डाई बाई द गन। ये हथियार आपको उठाने पड़ते हैं उम्र भर, लेकिन जब अपने पे बनती है तो शायद काम नहीं आते। एक ही कार थी, क्वालिस जीप, जिसमें 8-9 पुलिस वाले थे और जितने थे उतने हथियार थे। 2 IPS ऑफिसर भी थे। ये तीनों आगे बैठे थे, विजय सलास्कर गाड़ी चला रहे थे और 6-7 लोग पीछे वाली सीटों पे बैठे थे। सबके पास वेपन थी। लेकिन सामने से जब 2 आदमी पाकिस्तान से आए आतंकवादी AK-47 से अंधाधुंध गोली चलाते हैं तो किसी को भी अपना हथियार उठाने का समय नहीं मिला। द सडननेस ऑफ द अटैक वॉज सो सीरियस कि आंख झपकते ही अंधाधुंध गोलियां चलने लगी और इनके पास कोई रिएक्शन टाइम ही नहीं था। रिएक्शन टाइम था तो उन लोगों के पास था जो इन तीनों के पीछे वाली सीटों पे बैठे थे, और उसके पीछे जो रियर साइड होती है क्वालिस की, जिसका दरवाज़ा पीछे खुलता है, वो लोग चाहते तो रिटर्न फायर कर सकते थे, क्योंकि निशाना पहली रो में आगे वाली सीट पे बैठे मिस्टर हेमंत करकरे, मिस्टर अशोक कामते और विजय सलास्कर। लेकिन बहुत आज तक मुझे समझ नहीं आई कि पीछे बैठे 6-7 लोगों में से किसी ने भी हिम्मत करके जवाबी फायर क्यों नहीं किया, और ना इसकी कोई इंक्वायरी आज तक हुई। और अल्टीमेटली इनको मारने के बाद वो 2 आतंकवादी, टेररिस्ट, आतंकी, वो गाड़ी के पीछे आते हैं और सबको मार देते हैं। एक आदमी बच जाता है जो सलास्कर के साथ बहुत सारे एनकाउंटर्स में हिस्सेदार था, हवलदार, वो बच जाता, वो आज भी है। लेकिन वो आदमी जिसने दर्जनों एनकाउंटर्स में हिस्सा लिया, लोगों को अपनी आंखों के सामने मारते मरते देखा, दूसरों की मौत सामने देखी, लेकिन जब अपने अफसरों के ऊपर गोलियां चल रही थी, अपने सीनियर्स के ऊपर गोलियां चल रही थी, तो वो लाशों के नीचे मरा हुआ महसूस कर रहा था। इंजर्ड था, गोली उसको भी लगी थी। लेकिन उसके पहले के जो कुछ मूवमेंट थे, कुछ समय था। देखिए, लड़ाई में एक बात तो होती है कि मरना या जीना, दोनों में से एक बात तो है। अगर आप जवाबी फायर करते हो, दूसरा आदमी घबरा जाता था, उसमें बहुत लोग बच सकते थे और वो दोनों मारे भी जा सकते थे। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। दूसरा आदमी जो आपके सामने खड़ा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि साहब मुझे मत मारिए। सदा मामा और उसके साथी सदा पावले और उसके साथी उसकी बहन, उसका भाई बीच चौराहे पे भीख मांग रहे थे हवलदार से और
दूसरे ऑफिसर से कि हमारे भाई को मत मारिए, इनको बख्श दीजिए। सो इसको कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, कुदरत का चक्कर। उसके बाद में बहुत सारे क्यास लगाए गए। हु किल्ड करकरे, करकरे को किसने मारा, डिफरेंट डिफरेंट थेरीज आई और बहुत सारी लोगों ने, संस्थाओं ने करकरे को शहीद मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने मालेगांव ब्लास्ट के कुछ लोगों को पकड़ा था जिन्होंने उसके मुताबिक ATS के चीफ थे, बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी। लेकिन जो नसीब में, तकदीर में, माथे की लकीरों पे लिखा होता है, उसको दोस्तों कोई बदल नहीं सकता। तो ये बात थी विजय सालास्कर की जिंदगी के पहले एनकाउंटर की, राजा शहाबुद्दीन के, जिसका नाम आज लोग भूल भी चुके हैं। किसी क्राइम फाइल में, क्राइम की स्टोरी में उसका नाम नहीं है। किसी कोई आदमी जो क्राइम के हिस्टोरियंस हैं, जो नरेटर्स हैं क्राइम के, क्रॉनिकलर्स हैं क्राइम के, किसी को शायद उसका नाम भी मालूम नहीं, याद नहीं। ये तो हमारे मुंबई के सहयोगी की मेहरबानी है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके ये एनकाउंटर की डिटेल निकाली, जो आपके साथ आज शेयर की। और आने वाले दिनों में इसी तरह कुछ नए किस्म के किस्से, कुछ अनसुने किस्से, लेकिन रियल, इनमें नकलीपन कुछ नहीं है, इनमें मिर्च मसाला नहीं है, इनमें शब्दों का हेर फेर नहीं है, इसमें नकली गवाह नहीं है, इनमें नकलीपन नहीं है, सिर्फ है तो सिर्फ असलियत है। दीज आर द रियल स्टोरीज। अगर वो राजा शहाबुद्दीन का एनकाउंटर विजय सालास्कर के हाथों नहीं हुआ होता 84 में, शायद विजय सालास्कर क्राइम ब्रांच में नहीं जाता, उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की लिस्ट में शामिल नहीं होता और आज हंसता खेलता ACP बना हुआ रिटायर हो जाता और हम सबको मिलता रहता। उसका वही हंसमुख चेहरा, गुलाबी रंग, और वो चेहरा हमारे सामने रहता। जिस उम्र में उसकी मौत हुई वो मरने की उम्र नहीं थी। वो ना ही जो दर्जनों लोग पुलिस की गोलियों का शिकार हुए एनकाउंटर्स में, उनकी उम्र भी मरने की उम्र नहीं थी। सो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ये आज का एपिसोड आपको कैसे लगा, आपके रिस्पॉन्स की, आपके हुंगारे की हमें इंतज़ार रहेगी। बहुत दिनों के बाद आपके साथ शामिल हुए हैं। मैंने जो आपको पहले कहा था, दांतों की ट्रीटमेंट चल रही है, इसीलिए आज मैं ये रिकॉर्डिंग करके आपको सुना रहा हूँ। कुछ दांतों की वजह से राइट साइड के फेस में काफ़ी सूजन है, बोलने में भी दिक्कत आ रही है और ट्रीटमेंट अभी और 1-1.5 महीना लगेगा। तो कोशिश करूँगा जब ठीक होगा तो मैं आपके साथ शेयर लाइव आ जाऊँगा। जब लगेगा ठीक नहीं है तो इसी तरह से आपके सामने पेश होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।